हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पी पादपों में निषेचन। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स या पुष्पी पादप हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वास्तव में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी दोहरा निषेचन होता है। ये क्या होता है अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करता है एक सिनर्जिड सेल को, यानी एक सहायक कोशिका को पेनिट्रेट करते हुए, और उस समय वो सहायक कोशिका एक जो है सिनर्जिड वो नष्ट हो जाती है और उसी समय पॉलन ट्यूब जो है उसका अगला हिस्सा यानी कि उसकी दीवार घुल जाती है और दोनों मेल गैमेट स्वतंत्र हो जाते हैं, जिसमें से एक मेल गैमेट कहां एग सेल के पास रह जाता है, ये एग सेल है, और दूसरा मेल गैमेट मूव कर जाता है कहां, ये पोलर न्यूक्लियाई की तरफ। ठीक, तो अब यहीं पे निषेचन शुरू होगा। तो यहां तक तो हम लोग यहां तक की घटना को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम देखते हैं कि निषेचन किस तरह होता है, ये दोनों मेल गैमेट किस तरह से एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई से संलयित होते हैं। ठीक, तो अब देखिए जो सबसे पहले होता है वो ये होता है कि जो फर्स्ट मेल गैमेट है, जो पहला जो नर युग्मक है, वो एग सेल के साथ फ्यूज करता है, यानी कि पहला मेल गैमेट एग सेल को फर्टिलाइज करता है और जाइगोट यानी युग्मनज कोशिका का निर्माण होता है। तो यहां समझिए कि ये है एन हैप्लॉइड है, ये भी है एन हैप्लॉइड है। तो एन एन जब मिलेंगे फ्यूज करेंगे तो ये संरचना कैसी हो जाएगी, 2n हो जाएगी, यानी जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, तो यहां वही है, ये जो है ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे, इससे फ्यूज कर जाएगा। तो ये जो संरचना अब बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी संरचना। ये एक माइक्रोपाइलर एंड पे एक बड़ा सा ऐसे जाइगोट बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जाइगोट। क्लियर, ये जाइगोट लिख लेते हैं। किधर है ये समझिएगा, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल एंड है, चलाजल एंड। क्लियर, तो ये माइक्रोपाइलर एंड पे एक बड़ा सा जाइगोट बन गया। कैसा है, 2n है, फर्स्ट मेल गैमेट और एग सेल के फ्यूजन से बना है। ठीक, तो ये फर्स्ट मेल गैमेट और एग सेल के फ्यूजन से जाइगोट बना है। इस प्रक्रिया को कहते हैं सिंगैमी, सिंगैमी या संयुग्मन, या कह सकते हैं युग्मक संलयन या गैमेटिक फ्यूजन। ठीक, दूसरा जो मेल गैमेट है जो मूव किया है, यहां जो दिख रहा है पोलर न्यूक्लियाई की तरफ मूव किया है, वो क्या होता है कि वो सेकेंड जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, यानी सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है, ध्रुवीय केंद्रक को फर्टिलाइज करता है, और जिस संरचना का निर्माण होता है उसके फलस्वरूप उसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जिसको शॉर्ट में पेन लिखते हैं, PEN, पेन। ठीक, और ये संरचना जो है वो देखिए क्या होती है, जो मेल गैमेट है वो क्या है, हैप्लॉइड संरचना है, पोलर न्यूक्लियाई। अब देखिए दो न्यूक्लियस है, दोनों, ये एक n है, ये दूसरा n है, और ये n है ही। ठीक, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, n+n है। दोनों संलयित नहीं होते हैं, आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, n अलग और n अलग, दोनों टच में रहते हैं एक दूसरे के। तो अब देखिए n+n+n 3n संरचना हो गई। तो वास्तव में ये जो पेन होता है ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, यानी त्रिगुणित संरचना होती है। ठीक, और ये जो मेल गैमेट और एग सेल का जो फ्यूजन है उसे कहते हैं सिंगैमी, लेकिन यहां पे जो मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन है उसे क्या कहते हैं, देखिए कि एक न्यूक्लियस ये, दूसरा न्यूक्लियस ये और तीसरा न्यूक्लियस ये, यानी 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इसको त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। यानी कि ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जो कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और सिंगैमी के फलस्वरूप क्या बनता है, जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक, अब देखिए यहां पर जो सिंगैमी है, सिंगैमी जिससे जाइगोट बना है, और ट्रिपल फ्यूजन जिससे
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से ही कहते हैं क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि यहां पे फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है ना। देखने से पता चल रहा है कि एक जो मेल गैमिट है वो एक सेल को फर्टिलाइज कर रहा है, वो एक फर्टिलाइजेशन। दूसरा फर्टिलाइजेशन जो दूसरा मेल गैमिट है वो पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर रहा है। तो यहां पे क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन इसे कहते हैं। और दोनों बार जो फर्टिलाइजेशन उसका नाम एक है। पहला फर्टिलाइजेशन क्या है? सिंगैमी, और दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी के फलस्वरूप जाइगोट बन रहा है और ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। क्लियर? अब देखिए क्या है कि जो जाइगोट है वो बदलेगा किसमें? वो परिवर्तित होगा, इसमें बहुत सारे सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन होंगे जिसके फलस्वरूप ये बदलेगा एम्ब्रियो में, जो अभी हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में देखेंगे। यानी कि जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। और जो पेन है, पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये बदलेगा एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म या भ्रूण कोश कहते हैं उसी को। तो वास्तव में जो जाइगोट है उससे एम्ब्रियो बनना है और जो पेन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस उससे एंडोस्पर्म बनना है। क्लियर? अब यहां पे एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो जाइगोट का और पेन का यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है उसमें पहले जाइगोट बनता है। यानी जो पहला फ्यूजन होता है मेल गैमिट का वो एक सेल के साथ होता है, यानी कि पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और फिर उसके बाद ये दूसरा मेल गैमिट पोलर न्यूक्लियाई को वो फर्टिलाइज करता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है। किसके बाद? जाइगोट के बनने के बाद। लेकिन अब क्या होगा कि जो एंडोस्पर्म बनेगा वो पहले बनेगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का विकास कह सकते हैं पहले होगा, एंडोस्पर्म का निर्माण पहले होगा और उसके बाद एम्ब्रियो का विकास शुरू होगा। क्यों? उसको अब समझिएगा। जैसे इतना समझिए, ये जो एंडोस्पर्म है ये न्यूट्रिटिव, ये वास्तव में क्या होता है? न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं, यानी कि पोषक पदार्थों वाला ऊतक होता है या पोषक ऊतक कह सकते होता है, जो पोषण किसका करता है? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, यानी कि जाइगोट का जब डेवलपमेंट होना शुरू होता है एम्ब्रियो के रूप में, उस समय उस जाइगोट का और डेवलपिंग एम्ब्रियो का यही पोषण करता है एंडोस्पर्म। तो अब इन दोनों चीजों को समझिएगा कि मान लीजिए पहले जाइगोट जो बना है अभी, अगर जाइगोट पहले ना बने तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसके बनने से क्या फायदा? आखिर में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन के और जब वो परिवर्तित होगा एंडोस्पर्म में जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू है, तो न्यूट्रिशन करेगा किसका? क्योंकि जाइगोट तो बना ही नहीं है। तो यानी कि यहां कह सकते हैं कि अगर जाइगोट नहीं बनता है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का भी निर्माण नहीं होता है। ठीक? लेकिन अगर दोनों संरचनाएं बन जाती हैं, यानी सबसे पहले बनता है जाइगोट, उसके बाद बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो उसके बाद अगर जाइगोट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, तो विकास कैसे करेगा? तो उसके बाद उसको आवश्यकता किसकी होती है? न्यूट्रिशन की। तो वो न्यूट्रिशन किससे मिलना है? एंडोस्पर्म से। इसीलिए पहले निर्माण तो होता है जाइगोट का, लेकिन पहले विकास जो होता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का होता है। किसके रूप में? एंडोस्पर्म के रूप में। तो जब एंडोस्पर्म बन जाता है थोड़ा सा और यहां से न्यूट्रिशन उसको मिलने लगता है जाइगोट को, तब जाकर के धीरे धीरे वो एम्ब्रियो में फिर से डेवलप होता है। ठीक? तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि सबसे पहले जो फॉर्मेशन होता है वो जाइगोट का होता है, उसके बाद फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। लेकिन सबसे पहले जो विकास होता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का होता है। किसके रूप में? एंडोस्पर्म के रूप में। और उसके बाद विकास होता है फिर जाइगोट का, किसके रूप में? एम्ब्रियो के रूप में। तो ये अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ये बस एक आउटलाइन था जो अभी आप दिमाग में रखिएगा कि पहले एंडोस्पर्म बनना है, उसके बाद एम्ब्रियो बनना है। ठीक? तो यहां पे आप लोगों ने देखा दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, कि दो जो इसके अंदर, हाँ यहां एक बना लीजिए कि अब ये कैसे हो जाएंगे, ये संरचना कैसी हो जाएगी। वास्तव में ये संरचना अब ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा और ये वास्तव में है क्या? ये है पेन, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि कैसा है?
3n स्ट्रक्चर है। ठीक, तो अब आप लोगों ने देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन कहते किसे हैं कि सबसे पहले जो एक मेल है, जो फर्स्ट मेल गैमेट है, वो एक सेल को फर्टिलाइज करके जाइगोट का निर्माण करता है जिसे सिंगैमी कहते हैं, और जाइगोट एक डिप्लॉयड संरचना होती है। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है जो कि एक ट्रिप्लॉयड संरचना है। और क्योंकि 3 न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज कर रहे हैं आपस में, इसलिए ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। तो सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन 2 प्रकार के हो रहे हैं, क्या निषेचन, यानी 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है किसके द्वारा, 2 मेल गैमेट के द्वारा। इसलिए सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को सम्मिलित रूप से कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। ठीक, तो ये तो रहा दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, यानी कह सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी निषेचन पश्च घटनाएं, वे घटनाएं जो निषेचन के बाद होती हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि निषेचन के दौरान क्या होता है कि जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी पेन का निर्माण होता है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वहां पे क्या निर्माण होता है, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। ठीक, तो वही यहां लिखा गया है कि जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, कि बीजांड के अंदर युग्मनज और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। और तब उसके बाद और सब क्या परिवर्तन आते हैं वो देखते हैं कि करके। ठीक, तो पहला क्या है कि सेपल यानी कि जो बाहरी सबसे घेरा है किसका, फ्लावर का, कैलिक्स, वो बना किससे होता है, सेपल से। तो वो जो घेरा है उसका काम खत्म हो चुका है क्योंकि बर्ड की सुरक्षा करता है वो, तो वो खत्म हो चुका है। तो क्या होता है, वो गिर जाते हैं। जो सेपल जो निर्माण करते हैं कैलिक्स का, वो क्या होता है, वो गिर जाते हैं या चिरलग्न रहते हैं। चिरलग्न का मतलब कि जो फल बनता है उससे वो लगे रहते हैं जब तक कि वो फल बना रहता है उस पौधे में, तब तक। जैसे ये मान लीजिए डंठल है और उसी फल से ये ऐसे कुछ करके इस संरचना में से लगे रहते हैं, तो ये वास्तव में क्या है, ये सेपल ही है। ठीक, तो सेपल या तो गिर जाते हैं या चिरलग्न रहते हैं। अगला क्या है, पेटल्स। पेटल्स यानी कि जो निर्माण करते हैं किसका, करोला का, यानी कि दूसरा जो रिंग है फ्लावर का, वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं क्योंकि उनका काम क्या होता है, इंसेक्ट को यानी कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करना और किसमें मदद करना, पॉलिनेशन में। क्योंकि वो जब आकर्षित होंगे उस पर जाके बैठेंगे तो उसी समय उनके पंख से, उनके पैर से चिपकेगा वो पॉलन ग्रेन, और जब वो उड़ के जाएंगे तो स्टिग्मा तक, किसी न किसी फ्लावर तक पहुंचेगा वो। तो उनका काम खत्म हो चुका है, तो पेटल्स भी गिर जाते हैं। अगला क्या है, स्टेमन। स्टेमन का मतलब होता है पुंकेसर, यानी कि किसकी इकाई है ये इकाई है एंड्रोसियम की, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी इकाई है। और इसके अंदर जो ऊपर फूला हुआ भाग है एंथर, उसमें से सभी पॉलन ग्रेन निकल चुके हैं, तो इसका काम भी खत्म हो चुका है। तो अब ये भी क्या होते हैं, मुरझा करके गिर जाते हैं। ठीक, अगला है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि बना किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, यानी कि एम्ब्रियो सैक के अंदर। 3n संरचना है, ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो ये अब क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अब बदल जाता है किसमें, एंडोस्पर्म में, यानी कि भ्रूणपोष में। भ्रूणपोष में बदल जाता है, जो कि एक ट्रिप्लॉयड संरचना है। अगला क्या है, जाइगोट, जो कि ये भी बना है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर बना है। और ये तब ये क्योंकि एक 2n संरचना है डिप्लॉयड, तो ये भी विभाजन के बाद, कई सेल डिवीजन के बाद परिवर्तित हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में, यानी भ्रूण में। ठीक, अगला परिवर्तन जो होता है वो है सिनर्जिट्स। जो सिनर्जिट कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद एंटीपोडल्स, जो चलाजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल्स सेल हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। अगला क्या है, जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो है बीजांड, उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वहीं पर ये 2 संरचनाएं बनी है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जाइगोट। तो ये जब बदलती हैं एंडोस्पर्म में और एम्ब्रियो में, तो यही दोनों मिलकर के सम्मिलित रूप से वास्तव में किसका, सीड का निर्माण करती हैं। ठीक, यानी कि सीड के अंदर इसका एक आवरण होता है, सीड कोट, और उसके अंदर यही दोनों चीजें होती हैं, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, जिनका डेवलपमेंट कैसे होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ओव्यूल क्या है, वो सीड में बदल जाता है। अगला है ओवेरी। ओवेरी क्या है, अंडाशय, किसमें बदल जाता है, फ्रूट में, फल में बदल जाता है। और जो ओवेरी वॉल है,
यानी कि ओवरी के चारों तरफ की जो दीवार है वो पेरिकार्प का निर्माण करती है, यानी फल भित्ति का निर्माण करती है। जो दीवार है यानी कि ओवरी वॉल है वो फल भित्ति का यानी पेरिकार्प का निर्माण करती है। और अगला जो लास्ट में बचता है इंट्यूगमेंट, वो वास्तव में क्या है, वो बदल जाता है सीड कोट में, यानी कि जो बीज है उसका जो कड़ा आवरण होता है वो बन जाता है इंट्यूगमेंट, यानी इंट्यूगमेंट से उसी सीड कोट का निर्माण होता है। ठीक, तो ये सभी परिवर्तन आते हैं कब, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण ओव्यूल के अंदर हो जाता है तब। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे क्या ये दोनों चीजें वास्तव में, एक ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का निर्माण कैसे होता है और जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है, ये दोनों चीजों को हम लोग डिटेल में अब देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, यानी भ्रूणपोष का निर्माण। भ्रूणपोष एक ट्रिप्लॉइड संरचना होगी 3n, क्यों, क्योंकि इसका निर्माण होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, जो कि खुद ही एक क्या है, ट्रिप्लॉइड संरचना है। ठीक, तो अब क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो उसके चारों तरफ आके साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाते हैं और वो एक सेल का रूप ले लेता है, और उसको अब क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, जिसको शॉर्ट में पीईसी लिखते हैं। ठीक, और ये सारी संरचनाएं कैसी होंगी, ये सभी ट्रिप्लॉइड होंगी। ठीक, अब क्या है कि इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में बार बार माइटोटिक डिवीजन होगा, तो यहां वही लिखा गया है कि मेनी माइटोटिक डिविजन्स, मेनी माइटोटिक डिविजन्स, बहुत सारे समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक गुच्छा बन जाता है कोशिकाओं का, और कोशिकाओं के उसी गुच्छे को या कह सकते हैं टिश्यू को कहते क्या है, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म जो कि एक ट्रिप्लॉइड संरचना होती है, कोशिकाओं का गुच्छा होता है, या कह सकते हैं टिश्यू होता है, पूरा एक क्लस्टर होता है कोशिकाओं का। ठीक, तो अब क्या है कि ये एंडोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या है कि एंडोस्पर्म वास्तव में गुच्छा होता है किन कोशिकाओं का, उन कोशिकाओं का जो पोषण करेंगे किसका, भ्रूण का, एम्ब्रियो का, यानी कि जाइगोट से जो एम्ब्रियो का निर्माण होगा उस डेवलपिंग एम्ब्रियो का, यानी कि विकास कर रहे एम्ब्रियो का ये पोषण करेंगे, इसलिए इनको न्यूट्रिटिव टिश्यू कहते हैं। कोशिकाओं का ये गुच्छा क्या कहलाता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू या पोषक ऊतक कह सकते हैं, या पोषण करने वाला ऊतक। ठीक, किसका पोषण, एम्ब्रियो का, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसका। और क्योंकि ये न्यूट्रिटिव टिश्यू हैं, इसलिए इनके अंदर क्या भरा रहेगा, रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है वो इनके अंदर संचित रहेंगे और उसी से ये एम्ब्रियो का पोषण करेंगे। ठीक, अब क्या है कि अपने फॉर्मेशन के आधार पर, या कह सकते हैं कि फॉर्मेशन के तरीकों के आधार पर, किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, उसके आधार पर यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। तो क्या है, पहला है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, या कह सकते हैं मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणपोष। तीसरा है हेलोबियल एंडोस्पर्म या हेलोबियल भ्रूणपोष। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या है। तो सीधा सा है कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसे कहते हैं, कि मान लीजिए ये एक क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये, यानी कि ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसी से निर्माण होना है एंडोस्पर्म का। ठीक, तो इसके साथ बहुत सारे डिवीजन होंगे तभी यह निर्माण होगा, लेकिन वो डिवीजन केवल कैरियोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस ना हो। जैसे माइटोसिस में 2 भाग होते हैं, पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, और साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो केवल कैरियोकाइनेसिस हो, यानी कि कह सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, मेनी कैरियोकाइनेसिस, मेनी कैरियोकाइनेसिस एंड नो साइटोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस।
तो बहुत सारे कैरियोकाइनेसिस होते हैं, बहुत सारे केंद्रक विभाजन होते हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि ये एक बड़ी सी आकृति बन जाएगी, या कह सकते हैं बड़ा सा सेल बन जाएगा, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे बन जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस का निर्माण इसके अंदर हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि एक कोशिका के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, और ये सभी न्यूक्लियस कैसे रहेंगे? 3n रहेंगे। सभी कैसे रहेंगे? ट्रिप्लॉइड रहेंगे, क्योंकि ये माइटोटिकली डिवाइड हुए हैं, इसलिए ये 3n है, ये क्या है? 3n है, तो वो सभी न्यूक्लियस 3n होंगे। ठीक, तो इस प्रकार का एंडोस्पर्म, यानी कि ये क्या हो गया? एंडोस्पर्म हो गया। तो इस प्रकार का एंडोस्पर्म जिसका निर्माण केवल कैरियोकाइनेसिस से होता है, और किसका कैरियोकाइनेसिस? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का। तो इस प्रकार के एंडोस्पर्म को कहते हैं क्या? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक, तो और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण है कोकोनट वाटर, यानी कि जो नारियल में अंदर पानी भरा होता है वो इसी का उदाहरण है। वो वास्तव में क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है। अब क्या है कि दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म का सीधा सा क्या है कि एक मान लीजिए ये क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है जो कि क्या है? 3n है, एक कोश क्या है। अब इसमें क्या होगा कि दोनों होगा, कैरियोकाइनेसिस भी बहुत सारे होंगे और साइटोकाइनेसिस भी बहुत सारे होंगे। तो सीधा सा लिख सकते हैं क्या? मेनी माइटोसिस, या मेनी माइटोटिक डिवीजन, या मेनी माइटोसिस कह सकते हैं। मेनी माइटोटिक डिवीजन लिख दीजिए, माइटोटिक डिवीजन। तो बहुत सारे समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा कि यहां पे कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाएगा, क्लस्टर ऑफ सेल्स, और सभी सेल जो होंगे वो कैसे होंगे? 3n होंगे। ये सभी के सभी कैसे होंगे? ये सभी के सभी 3n होंगे, यानी ट्रिप्लॉइड होंगे सभी, क्योंकि ट्रिप्लॉइड के माइटोटिक से बने हैं। तो माइटोटिक डिवीजन में केवल वो होते हैं, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। ठीक, तो अब कैसे समझ सकते हैं कि जब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के बार बार माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप कोशिकाओं का एक गुच्छा बनता है, यानी इस प्रकार से जब एंडोस्पर्म का निर्माण होता है तो इसे क्या कहते हैं? सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक, और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण भी कोकोनट है, लेकिन कौन सा उसका भाग? व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट, यानी कि जो कोकोनट का व्हाइट पार्ट होता है वो कैसा होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो कह सकते हैं कि नारियल के अंदर जो कोकोनट का वाटर है, उसका नारियल का जो पानी है अंदर भरा हुआ, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो ऊपर का जो सफेद भाग है, टाइट भाग जिसको खाया जाता है, वो क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। यानी दोनों एंडोस्पर्म है, लेकिन दो प्रकार के एंडोस्पर्म है। ठीक, अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। वास्तव में ये मान लीजिए एक क्या है? ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। इसमें शुरू में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होते हैं। ठीक ना, स्टार्ट में क्या होता है कि मेनी कैरियोकाइनेसिस, बहुत सारे कैरियोकाइनेसिस होते हैं, यानी कि केंद्रक का विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक संरचना बन जाती है क्या? जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे बन जाते हैं। ठीक, एक कोशिका के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस कह सकते हैं, सभी के सभी क्या है? ट्रिप्लॉइड है। ठीक, अगले स्टेप में क्या होता है कि मेनी माइटोसिस इन पेरिफेरी, यानी किनारे की तरफ, ये जो संरचना बनी है इसके किनारे की तरफ बहुत सारे क्या हो जाएंगे? माइटोसिस हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप ये संरचना ऐसी तो बनी ही है, और अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्या बने हैं? न्यूक्लियस ऑलरेडी बन चुके हैं। अब पेरिफेरी यानी किनारे की तरफ माइटोसिस होता है, और जिसके फलस्वरूप ये किनारे की तरफ बहुत सारे कोशिकाओं का एक लेयर बन जाता है,
और क्योंकि ये माइटोसिस के फलस्वरूप हुआ है तो इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों सम्मिलित हैं। तो बाहर बाहर चारों तरफ क्या हो गया, सॉलिड लेयर हो गया किसका, सेल्स का, और बीच में जो वाटर है फील्ड है उसके अंदर वो वास्तव में क्या है, ये इस टाइप का हो गया, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक, तो बाहर बाहर सेलुलर एंडोस्पर्म और बीच में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर। अब तीसरा क्या है, हेलोबियल एंडोस्पर्म या हेलोबियल भ्रूणपोष कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है कि इसका एग्जांपल सीधा सा हो जाए, मोनोकॉट प्लांट में ऐसा होता है। मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होता है देखेंगे हम लोग अभी। तो मोनोकॉट प्लांट में यानी कि एक बीजपत्री पौधों में क्या होता है कि मान लीजिए ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इसी से एंडोस्पर्म का निर्माण होना है। तो शुरू में क्या होता है, सबसे पहले ये जो कोशिकाएं हैं ये माइटोटिकली 2 या 3 बार डिवाइड होती हैं। ठीक, यानी कि शुरू में क्या होता है, फ्यू माइटोसिस, शुरू में कुछ समसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप मान लीजिए शुरू में 2, फिर से 4, फिर से 8 ऐसे कुछ कोशिकाएं बन जाती हैं। ऐसे कुछ कोशिकाएं बन जाती हैं शुरू में। उसके बाद क्या होता है, इनमें कैरियोकाइनेसिस होता है, केवल साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। यानी कि इसके बाद क्या होगा, केवल कैरियोकाइनेसिस होगा, और जिसके फलस्वरूप ये क्या होगा कि ये जो संरचना है, एक तरफ तो क्या है, सॉलिड सेल का एक गुच्छा छोटा सा बन जाएगा ऐसे, और बाकी सभी पूरा जो है ये बहुत सारे न्यूक्लियस से भर जाएगा। यानी कि मेनी न्यूक्लियाई यहां प्रेजेंट होंगे। कैसे, केवल कैरियोकाइनेसिस हुआ है, कैरियोकाइनेसिस, ओनली कैरियोकाइनेसिस। ठीक, तो सबसे पहले कुछ माइटोसिस हुआ, ये भी 3n है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, कुछ माइटोसिस हुआ जिसके फलस्वरूप 2 से 4, 4 से 8 कुछ कोशिकाएं बनी, और उसके बाद नीचे के देखिए ऊपर के कुछ कोशिकाओं में, ऊपर के लेयर में क्या होता है, माइटोसिस 2-3 बार होता है, और एक तरफ वो गुच्छा बना करके कोशिकाओं का सॉलिड गुच्छा बन जाता है, और बाकी एक तरफ की कोशिकाएं हैं उनमें बार बार केवल कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। ठीक ऐसे ही जैसे इसमें हो रहा है। ठीक, तो क्या होता है कि एक तरफ सॉलिड कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है एक तरफ, और बाकी सभी भाग में, बड़े से भाग में बहुत सारे न्यूक्लियस का एक जमावड़ा हो जाता है जो कि खाली जगह जैसा पड़ा रहता है। उसमें सेल नहीं बढ़ते हैं, केवल न्यूक्लियस बढ़ते हैं। ठीक, तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि 3 प्रकार के हैं एंडोस्पर्म। पहला क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा है हेलोबियल एंडोस्पर्म। और ये वास्तव में किसके आधार पर ये विभाजन हुआ है, इनके बनने के तरीकों के आधार पर कि कैसे ये बन रहे हैं, किस प्रकार। तो एक में देख रहे हैं, पहले में फिर से एक बार शॉर्ट में देख लीजिए, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि पहले में देख रहे हैं कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है उसमें केवल कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, बहुत बार, कई बार कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, जिसके फलस्वरूप केवल न्यूक्लियस की संख्या बढ़ रही है और चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जा रहा है, या कह सकते हैं कोशिका की एक भित्ति बन जा रही है, और बीच में क्या है, बहुत सारे केंद्रकों का गुच्छा बन जा रहा है। तो इस संरचना को क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसमें केवल कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। ठीक, और उदाहरण क्या हो जाएगा, कोकोनट वाटर, यानी कि नारियल का पानी जो अंदर भरा होता है वो। दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म, यानी कि कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें क्या है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है उसमें माइटोसिस होता है बहुत बार, कई बार माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों बहुत बार होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है। कैसी कोशिकाओं का, 3n कोशिकाओं का, और उस गुच्छे को क्या कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक, और ये उदाहरण क्या हो जाएगा, व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट, यानी कि नारियल के अंदर का जो व्हाइट पार्ट है, हार्ड वाला या कठोर सॉलिड, वो इसका उदाहरण हो जाएगा। तो कह सकते हैं नारियल में दोनों तरह के एंडोस्पर्म मिलते हैं। जो वाटर है उसके अंदर भरा हुआ वो कैसा एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो उसका सॉलिड पार्ट है वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। कैसे बनते हैं वो अभी हम लोगों ने यहां डिटेल में देखा। ठीक, तीसरा जो बचता है वो है हेलोबियल एंडोस्पर्म, और उसका उदाहरण है मोनोकॉट, यानी कि जो एक बीजपत्री पौधे हैं उनमें ऐसा एंडोस्पर्म बनता है। और वो कैसे बनता है कि शुरू में उनमें क्या होता है कि उनकी कोशिका, जो ये कोशिका है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसमें शुरू में कुछ माइटोसिस होते हैं, जिसके फलस्वरूप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाओं का गुच्छा बनता है,
और उसके बाद उसके एक छोटे से पार्ट में थोड़ा सा 1-2 बार माइटोसिस होता है, यानी सेल डिवीजन होता है। बाकी बचे हुए पार्ट में बार बार केवल कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसके फलस्वरूप जो एक तरफ का सॉलिड वाला भाग बचा हुआ है सेल का, वो एक तरफ गुच्छा बना के एक किनारे हट जाता है और बाकी सभी भाग में, एक बड़े से भाग में न्यूक्लियस का जमावड़ा हो जाता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई का जमावड़ा हो जाता है। और इसी एंडोस्पर्म को तब क्या कहते हैं? हेलोबियल एंडोस्पर्म, जो कि उदाहरण है मोनोकॉट में ऐसा ही एंडोस्पर्म पाया जाता है। ठीक, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो उम्मीद है कि ये फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और फिर देखेंगे कि उस एम्ब्रियो और उस एंडोस्पर्म से मिलकर सीड का निर्माण कैसे होता है। ठीक, लेकिन वो सारी चीजें अगले वीडियोस में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में नए नए टॉपिक्स के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।